हम लोगों ने पिछली क्लास में भारतीय संविधान का इतिहास पढ़ लिया है, संविधान सभा के विषय में पढ़ लिया है, भाग 1 पढ़ा है, भाग 2 पढ़ा है, भाग 3 मूल अधिकार पूरे समाप्त है, भाग 4 राज्य की नीति निर्देशक तत्व भी समाप्त है। आज चर्चा करते हैं मूल कर्तव्य पर। मूल कर्तव्य बताएं, चर्चा करते हैं आज मूल कर्तव्य के विषय में। कोई बताएगा मूल कर्तव्य बताएं। आज हम लोग जो चर्चा करेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे? मूल कर्तव्य के विषय में। अच्छा, तुममें से कोई ऐसा है जो वर्तमान समय में 11 मूल कर्तव्य है? सभी जानता हो। इधर पीछे लास्ट नहीं, तुम ही से कह रहे हैं। हाँ, कोई अदर? देखिए, कभी कभी ऐसा दे दिया जाता है भाईचारे की भावना का विकास करना, ठीक है, सार्वजनिक संपत्ति को क्षति न पहुंचाना, वो फिर मैचिंग दे देता है, ये 1 है, ये 2 है, ये कौन सा है? इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, इस तरह के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जैसे हमें मूल अधिकार पता होना चाहिए, जैसे हमें मूल अधिकार पता होने चाहिए, उसी प्रकार से हमें मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य भी पता होना चाहिए। देखिए, ये मूल संविधान के भाग थे। मूल संविधान में क्या ये मूल संविधान में थे? नहीं थे। ये मूल संविधान के भाग नहीं थे। इन्हें संविधान में जोड़ा गया। जोड़ा जाने के लिए एक समिति बनाई गई। समिति किसकी अध्यक्षता में बनाई गई? सरदार स्वर्ण सिंह। और इन्होंने सुझाव क्या दिया? कितने मूल कर्तव्य जोड़े जाएं? बताएं, क्या सुझाव दिया? सुझाव दिया कि मूल कर्तव्य कितने जोड़े जाएं? 8 कर्तव्य जोड़े जाएं। 8 कर्तव्य जोड़े जाएं। पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा कितने जोड़े गए? 10 जोड़े गए। 10 जोड़े गए। एक प्रश्न पूछा जाता है कि मूल कर्तव्यों को किस समिति के सुझाव पर शक्तिशाली बनाने का प्रयास किया गया? एग्जाम में आया हुआ, किस समिति के सुझाव पर मूल कर्तव्यों को शक्तिशाली बनाने का प्रयास किया गया? समिति का नाम है, क्या कहेंगे? जी.एस. वर्मा समिति। जी.एस. वर्मा समिति। जी.एस. वर्मा समिति के सुझाव पर इन्हें शक्तिशाली बनाने का प्रयास किया गया। जब ये जोड़े गए तो संविधान के भाग 4 काम में भाग 4 काम में जोड़े गए। अगर आपसे अनुच्छेद पूछे, किस अनुच्छेद में जोड़े गए? 51 काम में जोड़े गए। अब समझिए जरा, ये मूल कर्तव्य जो है, ये क्या वाद योग्य है? मूल कर्तव्य वाद योग्य है? बताएं, मूल कर्तव्य जो वाद योग्य नहीं है। समझिए जरा इधर, मूल कर्तव्यों के बारे में न्यायालय द्वारा केस नहीं किया जा सकता। न्यायालय द्वारा केस
नहीं किया जा सकता, अर्थात ये वाद योग्य नहीं है। समझिए जरा यार, मूल अधिकार, मूल अधिकार कैसे हैं? वाद योग्य है। मूल अधिकार कैसे है? वाद योग्य है। समझिए जरा एक मिनट जरा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कैसे हैं? बोले वाद योग्य है। कैसे है? वाद योग्य है। ठीक है, वाद योग्य है नहीं है? क्या कहेंगे? वाद योग्य नहीं है। नहीं समझे इधर, जैसे एक उदाहरण देते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, किसके लिए है? राज्य के लिए है, आपके लिए नहीं है। एक छोटा सा उदाहरण समझिए इधर, ये जैसे घर की बात करें तो ये किसके लिए है? पिता के लिए है, हमारे लिए नहीं है। जैसे जैसे आप कोई एग्जाम देने जाते हैं, एक छोटा सा बच्चा है आपके यहाँ, वो किसी क्लास में है, मान लेते हैं एक हाई स्कूल में कोई बच्चा पढ़ता है, पिताजी ने कह दिया अगर आप टॉप आ गए, टारगेट दे दिया 90% अगर आपके अंक आए तो हम आपको पता है एक बाइक दिला देंगे, पिताजी ने कह दिया। ठीक है, और संयोगवश आपके आ भी गए, 90 से आपके ज़्यादा आ गए। ठीक है, अब आप पिताजी से कहते हैं बाइक दिलाइए, भाई आपने तो कहा था बाइक दिलाएंगे। वो उनके मन पर डिपेंड है, बाइक दिलाना या न दिलाना। वो कह रहे चलो भाई ठीक है, मैंने कहा था पर अब हमारे पास पैसा नहीं है, हम नहीं दिलाएंगे। अगर पैसा है तब भी वो सोच रहे नहीं नहीं तुम बाइक सही चलाते नहीं हो, हम तुम्हें बाइक नहीं दिलाएंगे। बेटा केस कर सकता है? नहीं, केस नहीं कर सकता है। हाँ ये है, जिद जरूर कर सकता है। मेरे गांव पर एक ऐसी घटना हो गई थी, एक लड़के ने पढ़ रहा था, उसके पिता ने कहा तुम्हें बाइक दिला देंगे। ठीक है, अगर तुम्हारे 60% से नंबर ज़्यादा है इंटर में, तुम्हें बाइक दिला देंगे। भैया वो रिजल्ट देखने आया, अपने पिताजी को भी साथ में लेकर गया और उसका पता है 65% नंबर। अब उसने कहा घर नहीं जाएंगे, हमें घर नहीं जाना है, हमें क्या चाहिए? हमें बाइक चाहिए। अब भैया वो सबके यहाँ गए, पैसे कलेक्ट किए और जा करके फिर उसे बाइक दिलाई। और आगे त्यौहार था दीपावली का, वो पता नहीं इतने आवेश में, खुशी खुशी में सब जगह दीपक जलाए, बाइक के पास भी चला दिया, जहाँ से पेट्रोल नहीं निकलता वो भी आन था, वो पूरी की पूरी उसकी बाइक जल गई। तो ये समझे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। हम अपने पिताजी पर केस नहीं कर सकते हैं, तो उसी प्रकार ये राज्य पर आपका केस नहीं होगा, ये वाद योग्य नहीं है। मतदाता द्वारा, समझिए यार, मतदाता द्वारा प्रेशर डाला जा सकता है। भाई सरकार है, अगर आपने हमारे लिए काम नहीं किया तो अगली बार हम चुनेंगे नहीं, पर वाद योग्य ये नहीं है। अब बात कर लेते हैं जिसे मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य मतलब क्या है? ये तो मैंने किसके बताया? पिताजी के। ये किसके है? आपका कर्तव्य है बड़ों का सम्मान करना, आपका कर्तव्य है पिताजी के पैर छूना, माताजी के पैर छूना। आप कहते हैं हम नहीं छुएंगे, आप कहते हैं हम नहीं छुएंगे, क्या कोई जबरदस्ती छुला सकता है? नहीं छुआ। आप कहते हैं हम नहीं छूने वाले पैर, कोई जबरदस्ती आपसे पैर छूने के लिए जबरदस्ती कर सकता है? नहीं कर सकता। तो ये भी क्या है? वाद योग्य नहीं। ठीक है, ये वाद योग्य नहीं है। हाँ, अब हम बात करते हैं जो मूल कर्तव्य है, कितने 11, एक तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए कितने 10, उसके बाद एक जो 11वां जोड़ा गया उनके लिए 86वां संविधान
संशोधन हुआ कब हुआ? 2002। और उस समय प्रधानमंत्री कौन था? अटल बिहारी वाजपेयी। उस समय प्रधानमंत्री कौन था? अटल बिहारी वाजपेयी। अब इसमें क्या पूछा जाता है? टोटल आपको आने चाहिए, पता होना चाहिए घेरा कौन कौन से है। जैसे जैसे हम आपको याद दिलाते, अभी बाद में लिखाएंगे। देखिए इधर इधर पहला मूल कर्तव्य क्या है? पहला कोई बताएगा? पहला है भारतीय संविधान, समझिए इधर, भारतीय संविधान, संस्थाएं, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान करना। दूसरा क्या है? राष्ट्रीय आंदोलन से प्रेरित आदर्श वाक्यों को हृदय में संयोग करके। तीसरा क्या है? प्रभुसत्ता व एकता अखंडता बनाए रखना, अक्षुण्ण रखना। ठीक है, एकता और अखंडता इधर पहली बात हमारी स्थिति इधर अभी नोट ना करें, समझे इधर। तीसरा क्या है? प्रभुसत्ता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखना। अब भैया एकता अखंडता कब बनी रहेगी? जब देश सुरक्षित होगा, देश की रक्षा करना। अब देश की रक्षा अकेले हिंदू नहीं कर सकता है, सब करेंगे। क्या होना चाहिए? भाईचारा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भाईचारा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब सहयोग करें, तभी देश की रक्षा होगी। क्या होना चाहिए? भाईचारा होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद छठा क्या है बताए? छठा देश की रक्षा करें, हो गया। चौथा देश की रक्षा करें। और पांचवा क्या है? भाईचारा। छठा क्या है पता है? संस्कृति एवं परंपराओं का आदान प्रदान करना। जैसे अब मैंने क्या कहा? भाईचारा होगा तो क्या? संस्कृति एवं परंपराओं का आदान प्रदान। जैसे हम किसी मुस्लिम भाई के यहाँ गए, उसके यहाँ देखा मैंने निकाह कैसे होता है, क्या क्या रस्में होती हैं, वो हमारे यहाँ आया, उसने देखा कैसे कैसे फेरे पड़ते, कैसे भावर होती है, उसने वो सब जितने भी शादी की रस्में हैं उसने देखा। संस्कृति का आदान प्रदान। उसके बाद सातवां क्या है? जब हम उसके घर गए तो समझो इधर उसके बगीचे पे टहल रहे थे, तो मुझे क्या लगा? पर्यावरण अच्छा है, तो मैंने उसे क्या ज्ञान दिया? पर्यावरण का संरक्षण करना। जब मैं पर्यावरण को देख रहा था तो मैंने कहा ये याद रहे, ये जितना भी है कैसे करना? वैज्ञानिक ढंग से, वैज्ञानिक ज्ञान को बढ़ावा देना। आठवां है, साथ साथ मैंने एक सलाह दे दी। क्या मैंने सलाह दी? कि सार्वजनिक संपत्ति को किसी भी प्रकार की हानि न पहुंचाए। मैंने सलाह दी कि सार्वजनिक संपत्ति को किसी भी प्रकार की हानि न पहुंचाना, समझे? नवा अब ऐसा नहीं रोड पे निकले, कोई बढ़िया से एलईडी बल्ब लगा है, तुमने देखा कोई चोरी कर ले जाएगा, तुमने निकाला अपने घर में लगा दिया, ठीक है? नहीं, ऐसा नहीं। सार्वजनिक संपत्ति को किसी भी प्रकार से हानि ना पहुंचाना। उसके बाद अगला क्या है? अगला 10वां, ये मैं कार्य करूंगा सामूहिक व व्यक्तिगत रूप से राष्ट्र के विकास में योगदान करेंगे। ठीक है, उसके बाद 11वां जो जोड़ा गया, 6 से 14 वर्ष के बालकों को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा। ठीक है, माता पिता उन्हें बच्चों को पढ़ाए। फिर से देखिए इधर, फिर से समझिए। पहला क्या है? भारतीय संविधान, संस्थाएं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान। राष्ट्रगीत नहीं है, राष्ट्रगान का क्या करना है? सम्मान करना। दूसरा क्या है? बनाने वाले इनका, किसने? राष्ट्रीय आंदोलन से प्रेरित आदर्श वाक्यों को हृदय में संयोग करके। तीसरा क्या है? प्रभुसत्ता, एकता, अखंडता अक्षुण्ण बनाए। भैया एकता अखंडता कब बने रहेगी? जब देश सुरक्षित रहेगी, देश की रक्षा करना। और देश अकेले कोई एक रक्षा नहीं कर सकता। क्या होना चाहिए? भाईचारा। क्या होना चाहिए? भाईचारा। भाईचारा होगा तो तुम एक दूसरे के घर जाओगे तो क्या है? परंपराओं एवं संस्कृतियों का आदान प्रदान। और फिर उसके यहाँ बगीचे में टहलने जब जाएंगे तो क्या कहेंगे? पर्यावरण का संरक्षण करना।
और कैसे करेंगे? वैज्ञानिक ढंग से करेंगे। और साथ साथ में सलाह देंगे क्या? नवा, सार्वजनिक संपत्ति को क्षति ना पहुंचाना। 10वां क्या है? मैं व्यक्तिगत रूप व सामूहिक रूप से योगदान देता हूं। ठीक है, अगला शिक्षा नोट कर लीजिए। ये तो नोट कर लिया होगा पहले। ठीक है, नंबर 1, संविधान संस्थाएं, संविधान संस्थाएं आदर्शों, राष्ट्रीय ध्वज व राष्ट्रगान का आदर करना, अगला नंबर 2 है, राष्ट्रीय आंदोलन से प्रेरित आदर्शों को हृदय में संजोए रखना। राष्ट्रीय आंदोलन से प्रेरित आदर्शों को हृदय में संजोए रखना। देखिए, प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। देश की रक्षा करना। चौथा क्या है? देश की रक्षा करना व राष्ट्र की सेवा करना। देश की रक्षा करना व राष्ट्र की सेवा करना। 5वां क्या है? देखिए, भाईचारे का विचार। भाईचारे का विचार। 6ठा क्या है? देखिए, परंपराओं को समझना व उनका परीक्षण करना। 7वां में प्राकृतिक पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण। अगला 8वां लिखिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास। अगला लिखिए 9वां, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। अगला देखिए 10वां, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने के लिए सतत प्रयास करना। उत्कर्ष की ओर बढ़ने के लिए सतत प्रयास करना। बताइए, देखिए, सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करना। अगला लिखिए 11वां, माता पिता या संरक्षक द्वारा, माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु, माता पिता या संरक्षक के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। जरा इधर समझिए, इधर
कहाँ चले गए थे? वन विभाग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? इधर बात करते हैं मौलिक कर्तव्य की, समझिए इधर। फिर एक बार तुम्हें सुनाते हैं। देखिए वर्तमान समय में मूल कर्तव्य 11 है, और कभी कभी एग्जाम में आपको ज़्यादातर मूल अधिकार से नहीं, मौलिक कर्तव्य से प्रश्न आ जाता है, पूछा जाता है मौलिक कर्तव्यों को संविधान में अब तक जोड़ा गया, किस किस संविधान से जोड़ा? तो व्यक्ति क्या उसने पढ़ रखा है 42वां, अरे 42 और 86 दोनों बताए, ठीक है। दूसरा क्या है, इन्हें शक्तिशाली बनाने का प्रयास किया गया जीएस वर्मा समिति के द्वारा। अगर तुमसे प्रश्न पूछा जाता है इधर जोड़ा गया तो पहले की समिति के आधार पर सरदार संविधान के भाग नंबर 4 का अनुच्छेद नंबर 51A। इधर अब ये है कौन कौन से, इधर देखिए। सबसे पहले देखिए याद कैसे रहेगा, हम वहाँ पर कैसे उसे पहचानेंगे। सबसे पहले तो संविधान, संविधान व संस्थाएं, आदर्श, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। दूसरा क्या है, राष्ट्रीय आंदोलन से प्रेरित आदर्शों को हृदय में संयोग कर रखे। तीसरा क्या है, प्रभुसत्ता, एकता, अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखना। चौथा क्या है, चौथा बताए, देश की रक्षा। पांचवा क्या है, इधर देश की रक्षा करना। पांचवा भाईचारा, देश की रक्षा अकेले हिंदू नहीं कर सकता है, सब मिलकर करेंगे तो क्या है, भाईचारा होना चाहिए। भाईचारा होगा तो क्या होगा, संस्कृति का आदान प्रदान होगा। छठा है, सातवां क्या है, ठीक है, प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करना। अगला क्या है, वैज्ञानिक ढंग से ज्ञानार्जन करना। अगला क्या है, नवा, सार्वजनिक संपत्ति को क्षति ना पहुंचाना। 10वां क्या है, व्यक्तिगत व सामूहिक रूप से राष्ट्र के विकास में योगदान करना। अगला क्या है, माता पिता का दायित्व है वो बच्चों को पढ़ाएं 6 से लेकर के 14, ठीक है। देखिए अगला भाग है भाग नंबर 5, और यहाँ हम चर्चा करेंगे लगभग इसे तुमने पढ़ रखा होगा, 4-5 बार पढ़ रखा होगा, ठीक है। चर्चा हम लोग करेंगे संघ की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका की चर्चा करेंगे। आपको पता है अनुच्छेद 53 में कहा गया है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के लिए, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है किसमें निहित है, राष्ट्रपति। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के निहित है, और ये जो राष्ट्रपति है वो देश का प्रथम नागरिक है। तीनों सेनाओं का प्रधान सेना, और पता क्या है, इधर भारत का प्रथम नागरिक है, तीनों सेनाओं का प्रधान सेनाध्यक्ष है, देश का संवैधानिक प्रधान है, देश का संवैधानिक प्रधान। अगर संवैधानिक प्रधान है या संवैधानिक अध्यक्ष है, ठीक है। जैसे आपसे पूछा जाता है राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है, राज्यपाल, तो देश का कौन है, राष्ट्रपति, ठीक है।
जरा राष्ट्रपति के विषय में चर्चा करें। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर आपसे पूछा जाता है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति, प्रतिभा देवी पाटिल। अगर आपसे पूछा जाता है विश्व की पहली महिला राष्ट्रपति, विश्व की पहली महिला राष्ट्रपति बताइए। इधर भारत का पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल। अगर आपसे पूछा जाता है विश्व की पहली महिला राष्ट्रपति बताएं। इधर विश्व की पहली महिला राष्ट्रपति श्रीलंका की भंडारके, जो आप बताएंगे इस भंडारके, वो राष्ट्रपति नहीं थी, वो प्रधानमंत्री। मैं राष्ट्रपति नहीं बता, ठीक है। मारिया ये कहाँ की थी? अर्जेंटीना। विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति मारिया स्टेल पेरोना, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना अर्जेंटीना। देखिए आपने बहुत ज़्यादा पढ़ रखा होगा, पर ये क्लास अन्य क्लास से थोड़ा हटकर के रही। जैसे इधर क्या राष्ट्रपति के निर्वाचन में, एक दो पहले प्रश्न कर सकते हैं आपसे, ठीक है। क्या राष्ट्रपति का निर्वाचन ईवीएम से होता है? ईवीएम होता है? नहीं होता है। नहीं होता है तो बैलेट पेपर से होता है। बैलेट पेपर से होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में बैलेट पेपर का भी अलग अलग कलर होता है, समझिए। इधर राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो बैलेट पेपर है, एक तो गुलाबी होता है और एक तो हरा होता है। और गुलाबी किसका होता है, हरा किसका होता है? जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है, इधर जैसे अभी चुनाव हो रहे हैं यहाँ, लोकसभा के, विधानसभा, जैसे आम चुनाव होते हैं, ठीक है। वो जो आम चुनाव है उसमें जिला निर्वाचन अधिकारी डीएम साहब बनते हैं, ठीक है। निर्वाचन अधिकारी कौन बनता है? कौन बनता है? डीएम साहब बनते हैं। उन्हें जिला निर्वाचन अधिकारी कहा जाता है। कलेक्टर साहब जो होंगे उन्हें क्या कहा जाता है? जिला निर्वाचन अधिकारी, ठीक है। जिले में चुनाव कराना वो उनकी जिम्मेदारी होती है। जो सर्टिफिकेट दिया जाएगा वो वही देने आते हैं, नहीं तो उनके द्वारा नियुक्त कोई प्रतिनिधि आता है, एसडीएम वगैरह कोई भी आ जाएगा। अब ये बताइए जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा उसमें रिपोर्टिंग अधिकारी या जो पीठासीन होता है वो कौन होगा? लोकसभा राज्यसभा के सभापति नहीं। आपने कहा निर्वाचन आयोग के अधिकारी नहीं। मुख्य न्यायाधीश नहीं। मुख्य न्यायाधीश तो जजमेंट देता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन, इधर मुख्य न्यायाधीश जजमेंट देता है। जितेंद्र, राष्ट्रपति का निर्वाचन अगर उसके निर्वाचन के संदर्भ में बात जाएगा, जैसे ज्ञानी जैन सिंह का गया, सही है या गलत है, जजमेंट देगा, उसका निर्णय अंतिम होगा, मान्य होगा। पीठासीन कौन है? क्या
नहीं, सभापति। लोकसभा के अध्यक्ष होंगे। लोकसभा के अध्यक्ष नहीं, लोकसभा का अध्यक्ष तो स्वयं मत देने जाएगा, क्योंकि वो लोकसभा का सदस्य है, वो मतदाता है, वो निर्वाचक मंडल का मेंबर है, समझिए। अब राष्ट्रपति को ही बना देंगे क्या पीठासीन? वो तो कहेगा हमारे लिए ठीक है, जितना अच्छा करना चाहो उतना अच्छा कर लो। तो निर्वाचन कैसा निष्पक्ष होगा? नहीं, भेदभाव। बताइए, सोचिए, पढ़ा होगा बहुत बार, या तो आपने उस समय सोचा ही नहीं होगा, या तो टीचर के प्रेशर में आकर के जो बता दिया उसने लिख दिया, चर्चा नहीं की। देखिए, इधर क्लास वही अच्छी होती है जहां पर अंदर के विचार बाहर आए। अगर आप बोलने नहीं चाहते, इधर बोलने नहीं चाहते हैं, तो बिल्कुल घर में बैठे आराम से, क्या फायदा पढ़ने से? जब क्लास में आए तो आपके विचार अंदर से बाहर आने चाहिए, और आपको पूछने का पूर्ण अधिकार है, पूर्ण अधिकार है आपको पूछने का। इधर फिर मेरी बात समझ लीजिए, मैं एक छोटी सी कहानी का आपको बताता हूँ। मैं यहाँ जिला गन्ना अधिकारी के यहाँ तो मुझे मिलना था जिला गन्ना अधिकारी से, और एक उसी में विभाग में जिला गन्ना अधिकारी से नीचे पद होता है, SDI करके बोले जाते हैं, जो उसके नीचे का पद होता है, वो हमारे मित्र थे, ठीक है। तो मैं सोच रहा था मैं शिकायत करने जाऊंगा, और ये सामने बैठे कहेंगे को आप शिकायत कर रहे हैं, तो मैं बाहर खड़ा था। एक दादा आए, शाम का समय था, कहीं लगभग 6 बजा था। तो एक दादा, वो दादा से मैंने कहा आप क्यों खड़े हैं? तो बोले शिकायत करना है। तो मैंने कहा इस समय गन्ना आयुक्त भी आए, इस समय जाओ और शिकायत करो। बोले कैसे बोले? तो मैंने कहा कैसे, ईश्वर ने मुँह दिया है मुझे बोलो, मैंने ऐसे बताया। बोले क्या बोले? मैंने कहा जो शिकायत है वो बोलो। बोले मुझे तो वो हिंदी आती है। मैंने कहा मैं कौन, मैं तो ये तो नहीं कहता हूँ तुम वहाँ अंग्रेजी में बोलो जाकर के। अरे जैसी भाषा वैसे बोलो ना, तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं है, तुम बोलो। तो बाबा क्या बोले हमसे, तुम क्यों नहीं जा रहे हो? मुझे लगा अगर आज मैं नहीं जाता तो ये बाबा कभी जाएंगे नहीं, ये कभी नहीं हटेंगे। मुझे वो मित्रता, इधर वो मित्रता मुझे हटानी पड़ी, और बाबा को दिखाने के लिए मुझे वो मतलब एक आवेश में आकर के मैं लड़ ही गया जाकर के एकदम। मैं उंगली उठा के बात करता हूँ, ऐसे उठाने लगा। उन्होंने कहा नहीं मैं कुछ नहीं सुनने वाला, मैंने सब सुनना पड़ेगा, ठीक है। इतना ज़्यादा मैंने कहा, मेरे हटने के बाद तुरंत बाबा जी पहुँच गए। अगर मैं न जाता तो बाबा नहीं जाते। आपको बोलने का अधिकार है, पूर्ण अधिकार है आपको, मैंने पढ़ा है। फिर आप क्यों नहीं बोल सकते? गाली थोड़ी देने जा रहे हैं, मारने थोड़ी जा रहे हैं, ये चाकू लेकर के जा रहे हैं, बैठा होगा जाएंगे पास में मार देंगे जाकर, ऐसा तो नहीं कर रहे हैं। तो आपको बोलने का बिल्कुल पूर्ण अधिकार है, आप क्लास में बिल्कुल बोलेंगे, समझे। मेरे उस बोलने का प्रभाव पता क्या हुआ? जिला गन्ना अधिकारी ने मुझे सुबह 7 बजे फोन किया, मैं आपके खेत में खड़ा हूँ, और पता है पिताजी के साथ वीडियो कॉल कर रहा, ये देखिए मैं आपके खेत में आपके पिताजी के साथ खड़ा, ठीक है। ये परिवर्तन आता है। अगर आप बोलेंगे तो समस्या हल होगी, अगर आप बोलेंगे नहीं तो समस्या कभी नहीं होगी, समझिए। इधर आज जो भारतीय संविधान कहता है, एक एक टॉपिक उठाते हैं, ईवीएम का प्रयोग होगा क्या? हम ईवीएम कर नहीं सकते क्या? ईवीएम नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? अच्छा, अगर चुनाव में विवाद हुआ है तो विवाद के लिए शिकायत अगर कोई करना चाहे तो स्टेप क्या होते हैं? कैसे कोई शिकायत कर सकता है? कैसे कोई शिकायत कर सकता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन में किन आधारों पर सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाया जा सकता है? हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है? नहीं की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट में अपील होगी, आर्टिकल नंबर 71 किस आधार पर होगी? ये भी दिखाई नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट में अपील होगी तो किस आधार पर अपील होगी? क्या आप अपील करा सकते हैं? हमारे देश में निष्पक्ष चुनाव नहीं हुए राष्ट्रपति, आपका अधिकार है, आपका अधिकार है। देखिए, आपका स्तर कलेक्टर वाला होना चाहिए, तो आपको जानकारी होनी चाहिए। आपका अधिकार है कि चुनाव कैसे हुए हैं,
निष्पक्ष चुनाव नहीं हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट जरा संज्ञान ले, अपील कर सकते हैं। आपको अपील करने का अधिकार है? नहीं, नहीं। क्या उम्मीदवार अपील कर सकता है, केस कर सकता है, न्यायालय की शरण में जा सकता है? आज इन्हीं बातों पर सब पे चर्चा करते हैं, ठीक है। आ जाइए, सबसे पहले भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 क्या कहता है? बिल्कुल सही है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 नोट कर लें, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? एक, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। समझिए इधर, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यह प्रश्न कैसे बन सकता है? यहां से उसने पूछ दिया, पता है, कथन एक, दो स्टेटमेंट दे दिए, भारत का राष्ट्रपति होगा, भारत का राष्ट्रपति, इसने ये डिलीट कर दिया, भारत का राष्ट्रपति होगा। दूसरा दे दिया आपसे, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। अब आपसे पूछेगा कौन सही है कौन गलत है। आप कहेंगे अरे 52 भी है इधर, और ये 53 में लिखा है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, और उसने सी विकल्प दे दिया। क्या दे दिया? दोनों सही है। आपको लगा रहे दोनों सही है, लगाओ। नहीं, सबसे ज्यादा योगदान क्या है? भारत का जो है एक राष्ट्रपति, ठीक है। अगर राष्ट्रपति के बारे में बात करें तो संविधान का अनुच्छेद नंबर 53 क्या कहता है? अरे एक मिनट, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, वह उसका स्वयं प्रयोग करेगा, करे या अपने अधीनस्थ के माध्यम से करे। पता है, संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो किसमें निहित है? राष्ट्रपति में निहित है। वह उसका प्रयोग जो है, प्रयोग स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थ के माध्यम से करेगा। अधीनस्थ का मतलब क्या है? मंत्री परिषद के माध्यम से। अधीनस्थ का मतलब क्या है? मंत्री परिषद के माध्यम से प्रयोग करेगा। या तो वो स्वयं प्रयोग करे व मंत्री परिषद के माध्यम से करे। और यही पर बात कही गई है, तीनों सेनाओं का, तीनों सेनाओं का सेनापति राष्ट्रपति होगा। तीनों सेनाओं का जो सेनापति है वो कौन होगा? भारत का राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं का जो सेनापति है वह भारत का राष्ट्रपति होगा, ठीक है। अनुच्छेद 73 की बात करते हैं। 73 सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। आपको 72 पता होगा। 73 कहा गया है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, संघ की कार्यपालिका शक्ति का भी विस्तार किया जाएगा, ठीक है। संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है उसका भी विस्तार किया जा सकता है, ठीक है। किसमें बात कही गई है? 73 में कही गई है। यहीं पर अगर अनुच्छेद 77 की बात करें, अनुच्छेद 77 क्या कहा गया? संघ के सभी काम किसके नाम से होंगे?
संघ के सभी काम राष्ट्रपति के नाम से होंगे। संघ के सभी काम राष्ट्रपति के नाम से होंगे। संघ के जितने भी काम हैं वो सब किसके नाम से होंगे? राष्ट्रपति के नाम से होंगे। अच्छा ये बताएं, जैसे सरकार बनती है, ठीक है, उनका विभाग का आवंटन कौन करता है? मंत्रियों को विभाग कौन देता है? जैसे सरकार मोदी 2 के बारे में चर्चा कर ले अभी, ठीक है, जैसे गवर्नमेंट बनी, इधर राष्ट्रपति ने शपथ दिलाई, उसके बाद क्या होता है? विभाग बांट दिए जाते हैं। विभाग कौन बांटता है? बताए, विभाग कौन बांटता है? विभाग प्रधानमंत्री बांटता है। पर विभाग आवंटन का नियम कौन बनाता है? राष्ट्रपति बनाता है। विभागों का बंटवारा विभागों के बंटवारे का नियम बनाता है। भारत का जो राष्ट्रपति है वो विभागों के आवंटन का नियम बनाता है। विभागों के आवंटन ऐसा किसमें लिखा है? आर्टिकल नंबर 77 में। देखो, बात करते हैं निर्वाचन की। राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद नंबर 54, अनुच्छेद नंबर 54। पहली बात, जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है, जो निवर्तमान राष्ट्रपति हैं जिनका कार्यकाल चल रहा है, सामान्यतः इनके कार्यकाल के समाप्त होने से पूर्व नया राष्ट्रपति चुन लिया जाता है। समझिए इधर, जैसे अभी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के कार्यकाल के समाप्त होने से पूर्व नया राष्ट्रपति चुन लिया जाए, ठीक है। राष्ट्रपति का जो चुनाव है, चुनाव निर्वाचन कौन कराएगा? कौन कराएगा? राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो कौन कराएगा? बताइए। पूर्व वाला राष्ट्रपति बताएं। लोकसभा अध्यक्ष बताइए। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो निर्वाचन कौन करेगा? निर्वाचक मंडल। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल द्वारा होता है, पर मैं ये पूछ रहा हूँ राष्ट्रपति का निर्वाचन कराएगा? राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है कौन कराएगा? चुनाव आयोग। इधर समझिए, इधर चुनाव आयोग का कार्य ही है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति। इधर समझिए, इधर चुनाव आयोग का कार्य ही है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति लोकसभा और विधानसभा के चुनाव का, ठीक है। अब इसका निर्वाचन जो है होगा कैसे? एक प्रत्यक्ष होगा कि अप्रत्यक्ष? एक मिनट, प्रत्यक्ष या
अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष समझिए इधर, प्रत्यक्ष उसे कहते हैं जहां जनता वोट करती है। जैसे प्रधान का चुनाव हुआ, लोकसभा का चुनाव हुआ, ठीक है, विधानसभा का चुनाव हुआ, इनके सदस्यों का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है। और यहाँ पर क्या होता है, जनता वोट नहीं करती है, अर्थात राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है कैसे होता है, अप्रत्यक्ष। समझिए इधर, जो आम चुनाव है एक व्यक्ति एक मत, एक व्यक्ति एक मत, इसलिए हम आम चुनावों में क्या करते हैं, ईवीएम का प्रयोग कर लेते हैं। एक व्यक्ति एक मत, हम ईवीएम का प्रयोग करते हैं। परंतु यहाँ पर जो चुनाव होता है, ठीक है, आनुपातिक मत, आनुपातिक मत प्रणाली के द्वारा होता है। समझिए इधर, जो मत है, जो मत का मूल्य है वो रेशियो में बांट दिया जाता है। जैसे इधर, जैसे एक उदाहरण देते हैं, आपको पढ़ाने वाले यहाँ टीचर कितने हैं, 10 टीचर हैं। आपसे कहा जाता है, आपको 1000 रुपये दिए जाते हैं। आपसे कहा जाता है आपको जैसी रुचि हो वैसे ये 10 टीचरों में बांट दीजिए। आप किसी को 900 दे सकते हैं और शेष 100 रुपये जो है सब में बांट सकते हैं, ठीक है। आप ऐसा भी हो सकता है, अरे भाई 10 टीचर है, 1000 है, 100 बांट दें, ठीक है। ये भी हो सकता है आप एक को क्या करें, 990 दे दें और सबको क्या पकड़ाएं, 1-1 रुपये दे दें, या किसी को कुछ भी ना दें, सबको 1 दे दें, ठीक है। ये अनुपातिक मत प्रणाली होता है। यहाँ क्या होता है, आम चुनाव में एक व्यक्ति एक मत, एक व्यक्ति एक मत, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इसमें एकल संक्रमण ही होता है, समझे ना। ये मत प्रणाली, एक तो रेशियो डिसाइड होता है, फिर कैसे मत दिया जाता है, एकल संक्रमणीय के आधार पर। और ये याद रहे, अगर न्यूनतम कोटा नहीं मिलता है, कोटा जानते हैं कोटा क्या होता है, कोटा, कोटा का फार्मूला बताएं, कोई बताए, कोटा का फार्मूला नहीं पता है, कुल वैध मत बटे कुल पद प्लस 1 और प्लस 1। समझे कोटा क्या है, कुल वैध मत। मान लेते हैं मत कितने पड़े हैं, 2000, 2000 क्या 10,000 रख लेते हैं, मत कितने पड़े 10,000। राष्ट्रपति का पद कितना है, पद कितना है 1, पद कितना है 1, प्लस 1 कितना हो गया 2, प्लस 1, तो 10,000 को काट देंगे तो कितना आ जाएगा 5,000, प्लस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 5,001। तो कोटा क्या होगा 5,001। तो कोटा हमारे पास क्या होना चाहिए 5,001। और अगर इतना नहीं मिलता है तो हम क्या करते हैं, मतों को हस्तांतरित कर देते हैं। हस्तांतरित कर देते हैं मतलब जैसे जैसे उम्मीदवार 4 हैं, ठीक है, तो इन लोगों को जो कम मत मिले हैं इनके मत जो है इनमें ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। जैसे मतगणना में क्या होता है, द्वितीय चरण की मतगणना होती है, द्वितीय चरण की मतगणना। जैसे किसके चुनाव में द्वितीय चरण की मतगणना हुई, वीवी गिरी, जैसे वीवी गिरी वाला केस, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर मत देगा तो कौन कौन, निर्वाचन मंडल में कौन कौन होता है। जो निर्वाचन मंडल है, समझिए इधर, जो निर्वाचन मंडल है
निर्वाचन मंडल में कौन कौन सा होगा, बताइए। लोकसभा, राज्यसभा, बिल्कुल बात सही है। लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। जरा समझे ना इस बात। क्या कोई आंगन भारतीय राष्ट्रपति के निर्वाचन में मत दे सकता है? क्या कैसे नहीं कर दिया? बिल्कुल बात सही है, आंगन भारतीय मत दे सकता है, बशर्ते क्या निर्वाचित होना चाहिए। क्या अभी तक किसी आंगन भारतीय ने मत दिया? बात करते हैं आंगन भारतीय। क्या किसी ने आंगन भारतीय ने मतदान किया? बोले, किसी आंगन भारतीय ने मतदान किया? यस। किया, किसने किया? डेकर ओबराइन ने किया। किसने किया? डेकर ओबराइन ने किया। पता है, ये टीएमसी सांसद है और कहाँ के हैं? राज्यसभा के हैं। और ये याद रहे, ये निर्वाचित है। ये कैसे हैं? निर्वाचित है, ये मनोनीत नहीं। अगर ये मनोनीत होते तो ये मत नहीं दे सकते। अगर आंगन भारतीय वाला व्यक्ति चुनाव जीत करके आता है तो उसे राष्ट्रपति के निर्वाचन में मत देने का अधिकार है। समझिए इधर, उसे मत देने का अधिकार है। ठीक है। अब यहां पर बात करते हैं दिल्ली व पांडुचेरी। पांडुचेरी जो विधानसभा है उनके भी सदस्य, निर्वाचित सदस्य मत देंगे। दिल्ली विधानसभा में सीटें कितनी हैं? यहाँ बिल्कुल सही है, 70-30-100। ये 100 लोग भी शामिल हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में मत देते। अब ये प्रश्न आता, जैसे मैंने निर्वाचन में बता दिया ये लोग मत देंगे। अभी तक क्या था? अभी तक ये सिस्टम था, जैसे कोई उम्मीदवार है, उम्मीदवार बनने के लिए आपको क्या होता था? 10 प्रस्तावक की जरूरत होती, 10 अनुमोदक की जरूरत होती। तथा पता है, प्लस आपको 2500 रुपये की जरूरत होती है। 2500 रुपये है इधर, 10 आपको प्रस्तावक और 10 मतदाता। ये कहाँ से होने चाहिए? निर्वाचन मंडल के होने चाहिए। अर्थात आपको विधायक या सांसद 10-10 लोग मिल गए और 2500 रुपये जेब में है और योग्यताएं हैं, आप चुनाव लड़ा दीजिए। लोग क्या करते थे? बहुत से लोग चुनाव लड़ते थे। कभी देखा गांव में जाकर के, पता क्या होता है? कोई बैठा हुआ है तो दूसरा गांव का ही व्यक्ति, अरे प्रधान जी करता रहता है। पूछो बाद में, ये क्या प्रधान है? अरे ये तो हारे हुए प्रधान है। समझिए, ये कैसे प्रधान है? हारे हुए। तो यहाँ पर भी वही कंडीशन है। व्यक्ति धनाढ़ था,
उसने कहा ये 10-10 लोग मिल जाएंगे। हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ नाना जी क्या हो जाएंगे, अरे राष्ट्रपति का हारा हुआ चुनाव कराएंगे, कम से कम लड़े तो चुनाव। तो ये सब सोच करके क्या हुआ, 10 प्रस्तावक और 10 अनुमोदक तथा 2500 रुपये। अब वर्तमान समय में ये व्यवस्था समाप्त कर दी गई। यहाँ पर क्या किया गया, 50 जो होंगे प्रस्तावक, 50 अनुमोदक प्लस वेरी गुड 15,000। अब 50 प्रस्तावक ढूंढो, 50 अनुमोदक ढूंढो। जैसे तुमने अगर किसी नामांकन में गए होंगे तो वहां पर प्रधानी के चुनाव ले लीजिए, कोई चुनाव ले लीजिए, एक प्रस्तावक होता है, वो प्रस्तावक कर देता है, अनुमोदक भी बन जाता है। इसी प्रकार राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो मत देने वाले हैं वो 100 होने चाहिए, तब आपकी उम्मीदवारी के लिए जो है आवेदन किया जाएगा। 50 तो प्रस्तावक होने चाहिए और 50 अनुमोदक होने चाहिए, और साथ साथ में ये धनराशि होनी चाहिए। आप अगर चुनाव लड़ गए, जैसे मत पड़े, कितना 10,000 मत पड़े, ठीक है, और इसका 1/6 आपको नहीं मिला, समझे, 1/6 नहीं मिला, तो ये धनराशि वापस नहीं मिली। अगर आप चुनाव लड़ी और आपको 1/6 मत नहीं मिले तो आपको जो 15,000 रुपये है वो वापस आपको नहीं मिलेगा, जमानत जब्त हो जाएगी, जमानत जब्त हो जाएगी आपकी। अच्छा, ये भी है, ये धनराशि आपको वापस नहीं दी जाएगी। अगर वापस नहीं दी जाएगी तो धनराशि जाएगी कहाँ, आरबीआई, ठीक है, ये आरबीआई के पास चली जाएगी। ये धनराशि किसके पास चली जाएगी, आरबीआई के पास। देश के अगर पहले राष्ट्रपति के बारे में बात करें तो जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा चुने गए थे। जो संविधान सभा द्वारा चुने गए थे तो ये निर्विरोध चुने गए थे। उस समय जब ये चुने गए थे तो निर्विरोध चुने गए थे, जैसे नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है, संविधान सभा के द्वारा चुने जाने वाले निर्विरोध, ठीक है। जब चुनाव हुए राष्ट्रपति के, चुनाव कब हुए, चुनाव हुआ 1952 में मई में, ठीक है, तो इनके खिलाफ चुनाव लड़े थे कौन, केटी साहब, केटी साहब, और यही केटी साहब उनको विजेता, यही केटी साहब कौन थे, यही केटी साहब उनको विजेता। नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछा गया, केटी साहब जो है वो उनको विजेता है। समझिएगा, जो भारत का राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति को जो वेतन मिलेगा 5 लाख रुपए प्रति माह, पता किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं, एक साल में 60 लाख, एक साल में 60 लाख रुपए, किसी भी प्रकार का कोई टैक्स
नहीं लगेगा राष्ट्रपति पर, ठीक है। किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं दिया जाएगा। उसे एक महीने में 5 लाख रुपए वेतन मिलेगा। पता है उसके रहने की व्यवस्था अगर बताएं, पता है एक मार्च गांव था और वहां पर एक जमीन जो उस गांव की थी 4000 एकड़, और ये गांव जो पड़ता था वो कहाँ पड़ता था, रायसीना हिल्स पर। और रायसीना हिल्स भाग है अरावली पर्वत। अरावली पर्वत विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत अरावली पर्वत, और उसी की एक चोटी है, उस चोटी का नाम है रायसीना हिल्स। और रायसीना पर ये किसानों की जमीन ली गई थी, ठीक है। और लुटियंस ने वायसराय हाउस का निर्माण कराया था, और उसी वो वास्तुकार था। वायसराय हाउस को वर्तमान समय में राष्ट्रपति, पता है इसी राष्ट्रपति भवन में एक गार्डन था जिसे कहा जाता था मुगल गार्डन। मुगल गार्डन कहा जाता था। और वर्तमान समय में ये मुगल, अच्छा एक मिनट, जो मुगल गार्डन है वो क्या मुगलों ने बनवाया था रायसीना हिल्स में? जैसे मुगल गार्डन मैंने कहा, जो वायसराय हाउस है उसे अब राष्ट्रपति भवन कहा गया। अर्थात वायसराय हाउस का निर्माण किसने करवाया था? अंग्रेजों ने, ठीक है। तो इसमें जो गार्डन है उसका नाम मुगल गार्डन कैसे पड़ा? क्योंकि जो बगीचा है वो मुगलों की शैली के अनुसार, कुछ उसका मुगलों की शैली का प्रभाव पड़ा, इसलिए उस गार्डन का शैली का प्रभाव पड़ा, इसलिए उस गार्डन का नाम क्या है? मुगल गार्डन। परंतु अब मुगल गार्डन नाम नहीं है, अब क्या नाम है? अमृत उपवन। अब वर्तमान समय में नाम क्या है? अमृत उपवन। जरा समझिए, इधर ये गार्डन, इधर 2 मिनट सुन लीजिए। ये गार्डन जब राष्ट्रपति महोदय टहलने के लिए कभी निकलते हैं, सुबह सुबह 4 बजे जब भी निकलते होंगे, एक तिनका भी नहीं पड़ा मिलता होगा। इतना सब एकदम सब साफ। गणतंत्र दिवस 15 अगस्त ये ओपन किया जाता है पब्लिक के लिए। यहाँ की सफाई अपने में ही अद्भुत, ठीक है। अभी तो द्रौपदी मुर्मू के विषय में नहीं जानकारी, रामनाथ कोविंद नहीं, प्रणब मुखर्जी कभी इसमें खूब सुबह सुबह टहलते, फोटो आती थी, ठीक है, राष्ट्रपति महोदय। पता है ये जो भवन है ना, इस भवन में पता है लगभग 350, अरे मान लो 360। इधर अगर राष्ट्रपति चाहे, इधर इतने रूम साल में कितने? 360 दिन, इधर 365, और लीप ईयर है तो 366 रूम भी लगभग उतने, ठीक है यार। लगभग ये मान चलो ऐसा बाहर भी जाना पड़ता है, विदेश के, ठीक है। और यहाँ का जो किचन है ना वो अपने में ही अद्भुत है। अगर भारत का सबसे बड़ा निवास स्थान पूछा जाए, सबसे बड़ा निवास स्थान, तो पता है राष्ट्रपति भवन। अब तो हमारे यहाँ कोई राष्ट्राध्यक्ष मेहमान के रूप में आता है तो वो किसी होटल में रुकता है, परंतु पहले ये पता है राष्ट्रपति भवन में ही होता है। पहले उसका स्वागत और उसके रहने की व्यवस्था सब कहाँ होती थी? राष्ट्रपति भवन। और रियल में राष्ट्रपति भवन अपने में ही बहुत ही अद्भुत है, समझ रहे हैं? अपने में ही बहुत ही अद्भुत है। कभी कभी कोई प्रोग्राम हो जो वहाँ के अंदर की फोटो आती है, तब देखिए ना, और या आप कभी वहीं हो 15 अगस्त या 26 जनवरी को, ठीक है, तब वहाँ टहल के देखिए। कुछ क्षेत्र जाने की जो है छूट होती है, आप जाइए टहलिए, देखिए कैसा बड़ा, ठीक है।
और 100 एकड़ में 400 एकड़ में बना हुआ है। 400 नहीं, 4000 एकड़, 4000 एकड़ में बना हुआ है। और इसके लिए राष्ट्रपति के चलने के लिए एक तो ट्रेन जिसका नाम महाराजा अलग से, जो वो चलता है ना महाराजा के राष्ट्रपति। जितना मत करिए, बनने की योग्यताएं भी अभी बता रहे, ठीक है। देखिए अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 55। अच्छा, जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है उसमें अनुपातिक मत प्रणाली के अनुसार निर्वाचन होता है और एक व्यक्ति का मत का मूल्य होता है, एक व्यक्ति का मत का मूल्य होता है। जरा मत के मूल्य के बारे में चर्चा करें तो एक विधायक का मत का मूल्य क्या होता है? कोई बताएगा विधायक का मत का मूल्य? बताएं विधायक का मत का मूल्य क्या होगा? विधायक, एक विधायक के मत का मूल्य बताइए। नहीं बताया, इधर फॉर्मूला नहीं बताया, कुछ प्रयास करो, हम बताएं। हाँ, राज्य की जनसंख्या, राज्य की जनसंख्या, राज्य की जनसंख्या बटे निर्वाचित विधानसभा सदस्यों की संख्या भाग 1। ये अभी अधूरा है, ये अभी अधूरा है। इसमें जो जनसंख्या का प्रयोग किया जाता है वो कौन सी जनगणना का प्रयोग किया जाता है? क्या 100? इसमें जो जनसंख्या का प्रयोग किया जाता है, किस जनसंख्या का प्रयोग किया जाता है? उन्नीस सौ 71, बिल्कुल सही है। इधर 1971 की जनगणना का प्रयोग किया जाता है। किसने बताया? बिल्कुल सही बताया। इधर ही बैठ जाओ। इसमें 1971 की जनगणना का प्रयोग किया जाता है। किसने बताया? अरे लो, हाँ ये बताओ ना, 1971 की जनगणना का ही प्रयोग किया जाता है। जनसंख्या है बढ़ रही है, इधर। अच्छा ठीक है, ये मैंने इतना लिख दिया, अब भी अशुद्ध है, गलत है, अब भी गलत है। देखिए किताबों में या गूगल पे अधूरी चीज कहीं ना कहीं, या तो आप अच्छी किताब नहीं पढ़ते, गलत लिखा। कल हमसे कोई स्टूडेंट बाहर गया था, वो पूछ रहा था, वो सर जो पवन बताई वो हमारे पास कोई किताब है, बैठे थे, वो 2 प्रकार की 3 प्रकार की है। नहीं, उसके अंदर के भाग 3 प्रकार के हैं। मुख्य रूप से उन्हें 3 भागों, 3 नहीं 2 भागों बांटा जाता है, स्थायी और अस्थायी। जो भी प्रश्न करें क्लास में करें, हो सकता है वो प्रश्न सबके संज्ञान में आएगा। समझ रहे? बताइए,
ये अब भी अशुद्ध है, ये सही है। देखिए इधर आप इसे लगभग पढ़ चुके होंगे, 5 बार पढ़ चुके हैं। यहाँ भी जो टीचर आता होगा, इधर जो टीचर आता होगा वो सबसे पहले यही पढ़ाता होगा। जिसकी भी क्लास लगी होगी उसने भी यही चाहा होगा राष्ट्रपति पढ़ा दे। तो हमें लगता है सबसे ज़्यादा तुम याद वाले। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ होगा? राष्ट्रपति 2-3 बार कवर हुआ होगा। और अगर देखिए सही से पढ़ा कभी नहीं हुआ। मुझे ये बताए, ये लिखाया गया होगा, आप रजिस्टर देखिए, ये लिखाया गया होगा, परंतु ये अशुद्ध है, ये बताए गलत सही क्या? कोई बताए? नहीं बताए, ठीक है। ये निर्वाचित विधानसभा की जो संख्या हो रहा है ये वर्तमान वाली होगी। ये कौन सी संख्या होगी? ये वर्तमान वाली आज की। इधर यहाँ पर 1971 का प्रयोग क्यों करते हैं? अब प्रश्न एक बनता है, जनगणना तो भाई 2011 की हो चुकी है, मैंने 1971 की जनगणना का क्यों प्रयोग किया? कारण क्या है? इधर अब आप समझ, इधर वर्तमान समय में सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि उत्तर भारत में हुई है। कहाँ हुई? उत्तर भारत में। दक्षिण भारत के लोगों ने क्या किया? जनसंख्या को कंट्रोल करने का प्रयास किया। वो कहते क्या है? राष्ट्र के विकास में हमने योगदान किया और जनसंख्या कम मैंने की, और राष्ट्रपति के निर्वाचन में फायदा किसे जाएगा? जहाँ की जनसंख्या ज्यादा है। इधर अगर जनसंख्या यहाँ पर किसी की 1000 है और भाग क्या कर रहे हैं? इधर 2 से भाग कर रहे हैं, इधर तो कितना आ जाएगा? 500 आ जाएगा। अगर जनसंख्या बढ़ गई, इधर जनसंख्या क्या है? 10,000 है, तो क्या आ जाएगा? 50,000। क्या 5,000 आ जाएगा? तो कहने का मतलब क्या है? समझिए, इधर कहने का मतलब यही है कि जनसंख्या तो मैंने घटाई, मैंने 1000 से लेकर के उसे 700 लेकर के आए, राष्ट्र के विकास में मैंने योगदान किया, और तब भी आज क्या है हमारे लिए? राष्ट्रपति के निर्वाचन में मुझे, ठीक है, मत का मूल्य हमारा कम हो जाएगा। तो एक सामान्य स्तर लाने के लिए, कहा गया कि जो जनगणना होगी ना वो सेंसर 1971 की मानी जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर जो सदस्य की संख्या है वो जो डिवाइड किया जाएगा वो वर्तमान सदस्य संख्या से ही डिवाइड किया जाएगा। किससे डिवाइड किया जाएगा? वर्तमान सदस्य संख्या से ही भाग किया जाएगा, ठीक है। नोट कर लें। एक सांसद का मत का मूल्य, क्या होगा? एक सांसद का मत का मूल्य क्या होगा? राज्य की कुल विधानसभाओं, के सदस्यों के मत का योग बटे संसद के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? मैंने ये भी बता दिया जनगणना कौन सी मानी जाएगी, 1971 की मानी जाएगी।
समझिए इधर। अगला क्या है अनुच्छेद, अनुच्छेद नंबर 56। 56 में क्या है, कार्यकाल। कार्यकाल जरा समझिए, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा, 5 वर्ष का। कब से होगा, शपथ ग्रहण से। शपथ ग्रहण से, शपथ ग्रहण से, शपथ ग्रहण से नहीं, पद ग्रहण से। पद ग्रहण से, जिस दिन से वो पद ग्रहण करेगा उस दिन से वो 5 साल तक के लिए रहेगा। ये बताइए जो राष्ट्रपति 5 साल तक रहेगा उसका पद अगर रिक्त हो जाता है, जैसे रिक्त होगा तो केवल 3 प्रकार से रिक्त हो सकता है। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, उसका पद अगर रिक्त होगा तो केवल 3 प्रकार से। एक तो सबसे पहला क्या है, त्यागपत्र देने, उसने क्या किया, त्यागपत्र दे दिया। दूसरा कारण क्या है, मृत्यु हो गई। तीसरा क्या है, महाभियोग अर्थात इम्पीचमेंट, महाभियोग चला दिया गया, हटा दिया गया। राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटा दिया गया। समझिए जरा इधर, हमारे यहाँ अब तक महाभियोग किसी पर नहीं लगा, ठीक है। अब तक त्यागपत्र किसी ने नहीं दिया। मृत्यु जरूर हुई, किसकी किसकी हुई, 2 लोग, कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई। ज्ञानी जैन सिंह मत बताओ, जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली। इधर 2 लोगों की मृत्यु हुई। जो नया राष्ट्रपति चुना गया वो कितने समय के लिए चुना जाता है, शेष अवधि के लिए, शेष अवधि नहीं, ये जब नया राष्ट्रपति जब भी चुना जाएगा वो 5 वर्ष के लिए। ये कोई प्रधानी का चुनाव थोड़ी ना है इधर, ये कोई ग्राम प्रधान का चुनाव नहीं है। समझिए इधर, प्रधान साहब चुनाव हुआ, जीत गए, विरोधी ने मार दिया, ठीक है। दोबारा चुनाव हुआ, ठीक है, 2 साल के बाद विरोधी ने मार दिया, दोबारा चुनाव हुआ तो वो पता है शेष समय के लिए 3 साल के लिए वो प्रधान रहेंगे, ठीक है। परंतु ये याद रहे, राष्ट्रपति इधर, राष्ट्रपति के लिए ऐसा नहीं होता। राष्ट्रपति शेष समय के लिए नहीं बनता है, ठीक है। अगर उसका पद रिक्त हुआ है तो चाहे ये कारण हो, ये तीनों कारण से, तीनों कारणों से, 3 ही कारण है रिक्त होने के। एग्जाम में पूछा जाता है राष्ट्रपति का पद कितने प्रकार से रिक्त हो सकता है, बताएंगे 3 प्रकार से। कितने प्रकार से, 3 प्रकार से। और अगर रिक्त हुआ है तो जो नया राष्ट्रपति चुना जाएगा वो शेष समय के लिए नहीं, पूरे 5 साल, पूरे 5 साल के लिए चुना जाएगा। पचपन हो गया, 56, 57। देखिए अनुच्छेद 57, राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन। पुनर्निर्वाचन 57 क्या कहता है, राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन। पुनर्निर्वाचन हुआ, हमारे यहाँ कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार चाहे राष्ट्रपति बन सकता है, कोई ऐसा निर्धारित नहीं है कि 2 ही बार बने। जैसे 2 बार निर्धारित है कहाँ, अमेरिका, यूएसए में कितनी बार, 2 बार, और इंडिया में ऐसा कोई निर्धारण नहीं। समझे, हमारे देश में ऐसा किसी भी प्रकार से कोई निर्धारण नहीं, ठीक है। बात कर लेते हैं योग्यताएं। योग्यताएं
अनुच्छेद नंबर 58, अनुच्छेद नंबर 58 समझिए क्या है। पहली योग्यता, भारत का नागरिक, भारत का नागरिक। इधर अगर आपसे पूछा जाता है वो भारत का नागरिक हो, क्या जन्मजात हो या नागरिकता ग्रहण कर ली हो? समझिए, मैंने आपको अपनी पहली क्लास में बता दिया। दिमाग अपना चलाएं, क्वेश्चन पुट करें। क्या नागरिक हो? नागरिक का मतलब क्या है? किसी ने नागरिकता ग्रहण कर ली हो? ग्रहण वाला चुनाव नहीं लड़ सकता है, बताइए। ग्रहण वाला चुनाव नहीं लड़ सकता है, क्यों नहीं लड़ सकता है? अरे वो तुम्हारे वो कौन है, भारतवंशी, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बन गया। सुना? अरे तुम्हें एक वो बराक हुसैन ओबामा और मोदी जी की बात सुनाते। पेरिस जलवायु सम्मेलन में भारत को मनाने के लिए अमेरिका ने बड़ा प्रयास किया। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक हुसैन ओबामा उस समय सबने मनाया, भारत सरकार नहीं मानी, मना कर दिया। भाई अब यही रहा, जो भी मनाने वाले हैं बराक हुसैन ओबामा मोदी की बात हुई। ओबामा ने क्या कहा पता है? भारत एक संस्कारी देश है, भारत में बड़े का आदर करना सब में भरा है, और मैं एक भारत का बड़ा भाई, मैं एक बड़ा भाई, क्या मेरा छोटा भाई बात नहीं मानेगा क्या? मोदी जी बिल्कुल तुरंत बोले हाँ मानते हैं, परंतु बड़े भाई को भी ध्यान रखना चाहिए, छोटे भाई का, उसकी स्थिति का ध्यान रखना चाहिए। भाई हम एक गरीब देश में आते हैं, ठीक है, आप एक अमीर देश है, ध्यान रखना चाहिए। बराक हुसैन को ओबामा बोले यस। कौन सा भाई, कौन सा रिश्ता, कोई बता सकता है? क्या जिक्र हो गया? क्या दोनों लोगों ने यस कह दिया? कौन सा भाई, कौन सा रिश्ता, नहीं बता। अरे आप जो अलग हटकर के आए हैं इधर, ये हम जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है वो पहले लगा हुआ था किससे? अफ्रीका महाद्वीप से। आज ये हट करके यहाँ आया, ठीक है। कहाँ से हम अलग हटे? अफ्रीका महाद्वीप से। और बराक हुसैन ओबामा अफ्रीकी मूल के थे। हम कहाँ से अलग हटे इधर? हम कहाँ से अलग हटे? अफ्रीका से, ठीक है। और बराक हुसैन ओबामा अफ्रीकी मूल के थे, तभी वो रिश्ता कैसा हुआ? भाई भाई। इधर भारत की नागरिकता के बारे में कहा गया है जन्म के आधार या आपने नागरिकता ग्रहण कर ली है, ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। और 35 वर्ष से उम्र कम नहीं होनी चाहिए। जो आयु सीमा है उसके विषय में कहा गया है आपकी उम्र जो है 35 वर्ष से कम ना हो। समझिए, इधर अभी कोई वैकेंसी आ रही है, आप फॉर्म जैसे अप्लाई करते हैं, उसमें योग्यता आप स्नातक होने चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहली शर्त क्या है? भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है? वो नहीं है अभी आपके पास में, 35 वर्ष से उम्र कम नहीं होनी चाहिए। तीसरा क्या है? वो तो वैसे ही सब पागल या दिवालिया में। अच्छा, पागल मतलब पागल, दिवालिया का मतलब बैंक का भगोड़ा, जैसे विजय माल्या, ललित मोदी, नीरव मोदी, ठीक है, ये सब प्रकार के दाम होने चाहिए। इधर देखिए अनुच्छेद नंबर 59, हाँ, उम्मीदवारों की शर्तों के बारे में बात करते हैं। उम्मीदवारों की शर्तों के बारे में बात कर रही है। अनुच्छेद नंबर 60 क्या है?
शपथ। इधर 60 क्या है? शपथ। जरा समझिए इधर, राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख भारतीय संविधान की अनुसूची नंबर 3 में नहीं है। अभी इधर पहली अनुसूची संघ राज्य क्षेत्र, दूसरी अनुसूची वेतन भत्ते, तीसरी अनुसूची शपथ, चौथी विषयों का वो राज्यसभा की सीटों का बंटवारा, पांचवी SC/ST आर्थिक रूप से कमजोर, और छठी अनुसूची असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम के बारे में, सातवीं विषयों का बंटवारा, केंद्र सूची राज्य सूची समवर्ती सूची, आठवीं भाषा पहले मूल संविधान में 14, अब कितनी है? 22, नवीं भूमि सुधार, 10वीं दल बदल, 11वीं ग्राम पंचायत और 12वीं नगर पंचायत। 11वीं में 29 सब्जेक्ट हैं और 12वीं में सब याद कर डाला है। इधर बात करते हैं शपथ की। शपथ कौन दिलाएगा? मुख्य न्यायाधीश। इधर जब भी मुख्य न्यायाधीश की बात की जाती है तो उसे आप समझे भारत का मुख्य न्यायाधीश अर्थात सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है? कौन शपथ दिलाएगा? कौन शपथ दिलाएगा? सुप्रीम कोर्ट का जज, मुख्य न्यायाधीश। समझ रहे? कोई डाउट? कोई जिज्ञासा? बताएं, कोई जिज्ञासा? सब हाँ पूछे। तरीके से चुनाव होता है अच्छी तरीके से प्रत्यक्ष तरीके से क्यों नहीं होना चाहिए? प्रत्यक्ष तरीके से जैसे हम अमेरिका की तरीके से करवा दें तो शासन व्यवस्था में परिवर्तन नजर आएगा। हमारे यहाँ संसदीय शासन चुना दें, फिर वहाँ अध्यक्षात्मक शासन चुना दें, फिर जनता के लिए वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। जैसे अभी पार्लियामेंट है, वैसे फिर आप क्या कहेंगे? हम तो राष्ट्रपति के पास जा रहे हैं। समझ रहे? जैसे अरे एक उदाहरण दे दो, तुमने कहा मुख्य न्यायाधीश, अरे लगभग ये 100% क्या 99.99% यही है। जैसे अभी एग्जाम होने वाला है, मेरे साथ ऐसे होता है, मेरा भाई तबीयत खराब लगी, पेपर होने वाला है, इधर समझिए, इधर कुछ लगा फीवर आ सकता है, अनुमान लगा आज आने वाला है, आ जाएगा, या सुबह हल्का आया, डॉक्टर के पास पहुंच गए, भैया ऐसा है सर, वो हल्का सा ऐसा फीवर आने वाला है, इस डेट में मेरा पेपर लगा हुआ है, तबीयत नहीं खराब होनी चाहिए। उसने सुबह देखा, शाम को भी देखा, उसने बुला लिया, एक बार शाम को भी आ जाना। उसने ऐसी दवा दी कि वो तबीयत उस समय खराब हो गई। अरे वो सब छोड़ो ना, इस समय शादियों का मौसम चल रहा है, शादी डेट फिक्स हो गई, अब दूल्हे को पता चला तबीयत ज़्यादा खराब हो गई, इधर क्या वो प्रोग्राम कैंसिल करवा देगा? नहीं कैंसिल करवा देगा। समझ रहे हैं? इधर कैंसिल हो जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं कैंसिल होता। तो पता है इधर, तो कहने का मतलब मान लेते हैं केस, ठीक है, स्वास्थ्य खराब हो गया, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट का जो सीनियर जज है वो शपथ दिलाएगा। सुप्रीम कोर्ट का जो सीनियर जज है वो शपथ दिलाएगा। अब एक सीनियर क्या, इस समय कितने का प्रावधान है? 34 का। 34 का प्रावधान है। 34 में प्रेजेंट कितने हैं वर्तमान में कार्य कर रहे हैं? 32। 32 में से कोई ना कोई तो हो गई होगा। वो कहेगा बहुत अच्छा मुझे सौभाग्य मिला, मानना ही नहीं, कहेगा बहुत अच्छा सौभाग्य मिला। पर ये आप मान लीजिए, जैसे दूल्हे की तबीयत नहीं खराब हो सकती है, ठीक है, उसे जाना ही जाना है, ठीक है, तो फिर ये भी है 99% यही रहते हैं, अरे ये सौभाग्य मिला है मुझे, ठीक है, हम जाएंगे, ठीक है। क्या कह रहे हैं? दूल्हा मर जाए
तो शादी नहीं होगी, होगी क्या? हाँ अच्छा, एक मिनट, हो सकती है। हाँ इधर, यही इसे कंप्लीट कर देते हैं। जो शपथ होगी वो काहे की शपथ लेगा? संविधान। क्या लेगा शपथ? संविधान की रक्षा व जन कल्याण। राष्ट्रपति संविधान की रक्षा व जन कल्याण की शपथ लेगा। ठीक है, राष्ट्रपति संविधान की रक्षा व जन कल्याण की शपथ लेगा।